नमस्कार दोस्तों, इतिहास में पहली बार भारत का फॉरेक्स रिजर्व 600 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है। यह आप न्यूज देख सकते हो। फॉरेक्स रिजर्व क्रॉस रिकॉर्ड 600 बिलियन डॉलर मार्क टू हिट न्यू हाई। तो यहां पर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, इसका कारण क्या है, 600 बिलियन डॉलर ये हो कैसे गया, इसके साथ साथ आगे क्या होने वाला है, क्या इसी तरह से हमारा जो रिजर्व है वो बढ़ता जाएगा, प्रेजेंट में भारत की सिचुएशन क्या है और बाकी देशों के मुकाबले, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए, आईएमएफ की जो डेफिनेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने कहा है कि एक प्रकार का एक्सटर्नल एसेट, आप भारत के पर्सपेक्टिव से सोचो तो एक्सटर्नल एसेट क्या होगा, जैसे कि डॉलर हो गया। क्या डॉलर भारत के द्वारा प्रिंट किया जाता है? नहीं, वो तो यूएस का है, तो वो एक्सटर्नल एसेट हो गया। लेकिन एक्सटर्नल एसेट तो बहुत सारे हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकती है, बहुत सारे, लेकिन हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल एसेट दैट अ कंट्रीज मॉनेटरी अथॉरिटी कैन यूज टू मीट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता होगा, उसके अंदर ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, जो गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग की जाती है, उसमें यहां पर हमें पेमेंट देना होता है। तो ज्यादातर आपने देखा होगा डॉलर के टर्म्स में हम पेमेंट करते हैं। अगर ईरान से कहीं से भी अगर हमें कोई ऑयल मंगाना है तो यहां पर डॉलर के टर्म्स में पेमेंट करेंगे। तो ज्यादातर यह देखा जाता है कि जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, हमारे देश में मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इनके द्वारा जो डॉलर्स हैं वो रिजर्व में रखे जाते हैं, ताकि कल के डेट में कोई भी चीज हम इंपोर्ट कराते हैं तो यहां पर हम डॉलर में पेमेंट करने के लिए सक्षम हो। क्योंकि आपको याद होगा 1991 में क्या हुआ था, सिर्फ 10 दिन का रिजर्व हमारे पास बचा था, 10 से 15 दिन का, और बताया जाता है कि आईएमएफ वगैरह से अगर हमने लोन नहीं लिया होता तो यहां पर हम मीट नहीं कर पाते, मतलब जो हमें इंपोर्ट कराना है, ऑयल इंपोर्ट कराते हैं, उसके लिए पेमेंट करनी होती है, वो हम नहीं कर पाते। तो यहां पर ज्यादातर क्या होता है कि जितने भी देश आप देखोगे वो डॉलर के टर्म्स में ही जो है अपने रिजर्व को रखते हैं। उसके बाद भी रखते हैं, जैसे यूरो हो गया, बाकी करेंसीज में भी रखते हैं। यहां पर आप देख पाओगे जैसे कि जितना भी रिजर्व है पूरे विश्व में, उसमें से 60% से ज्यादा लोग डॉलर के टर्म्स में ही अपना रिजर्व रखते हैं। फिर सेकंड करेंसी आती है जो है 20% के आसपास यूरो हो गया, और बाकी भी आप चाहो तो यहां पर देख सकते हो। लेकिन इससे आई होप कि एक आइडिया आपको मिल गया होगा। अब ये जरूरी क्यों होता है, किसी भी देश की इकोनॉमिक वेलबींग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप हमारे पड़ोसी देश का हाल देखो, पाकिस्तान का, वहां पर क्या है कि डॉलर कम है, रिजर्व कम है, तो इसलिए उन लोगों को बार बार चाइना से, सऊदी अरब से मदद लेनी होती है। तो किसी भी देश की इकोनॉमिक वेलबींग अगर हमें देखनी है तो उसका रिजर्व कितना है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हमारे पास कंफर्टेबल रिजर्व है तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे हम कितना भी बाहर से कोई पैसा उधार ले लें, डेट बढ़ जाए, एक्सटर्नल डेट बढ़ जाए, उसको मीट करने में हम सक्षम होंगे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब हम आते हैं कि यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो फॉरेक्स रिजर्व आपको समझ में आ गया। तो भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज, ये 600 बिलियन डॉलर हमारे पास हो गया है। 600 बिलियन डॉलर कितना होता है, जस्ट इमेजिन करो। हमारे पास जो जीडीपी है वो कितनी है, जीडीपी जैसे कि पिछले साल तो क्या था, ज्यादा था, 2019-20 का देखोगे तो करीब 2.9 ट्रिलियन डॉलर या फिर 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास कह सकते हैं। 3 ट्रिलियन का मतलब क्या होता है, करीब 3000 बिलियन डॉलर। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो कि हमारे पास करीब 600 बिलियन डॉलर का जो है रिजर्व है, मतलब कि पूरे जीडीपी का आप कह सकते हो करीब 20% के आसपास हमारे पास रिजर्व है। और ये जो बढ़ा है ना पिछले एक साल में, अगर आप देखो तो ये बहुत तेजी से बढ़ा। इसका मेन कारण ये है कि पैंडेमिक की वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे जो रिजर्व्स हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने लिक्विडिटी बढ़ाई है, मतलब पैसे को मार्केट के अंदर डाला है। जैसे कि आपको याद होगा पिछले साल से लेकर यूएस के अंदर वहां की जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, फेडरल रिजर्व, वो क्या कर रही थी, बहुत सारा डॉलर रिलीज कर रही थी मार्केट के अंदर। तो उसमें से काफी सारा डॉलर क्या होता है ना, इमर्जिंग मार्केट्स वगैरह में आता है, क्योंकि यहां पर कमाई की क्षमता ज्यादा होती है। जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, यहां पर लोग पैसा ट्रांसफर करने लगते हैं, और इसी की वजह से वहां से जो डॉलर है, पैंडेमिक वगैरह के कारण अगर आप देखोगे ज्यादातर इमर्जिंग मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन भारत को इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अब देखिए, इसमें एक और चीज आपको समझनी है। यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि रिजर्व कैसे बढ़ जा रहा है। सपोज मैं कहता हूं कि रिलायंस ने, आपने देखा होगा रिलायंस के जियो के पास इन्वेस्टमेंट आया था फेसबुक से, तो जो भी इन्वेस्टमेंट आया, सपोज $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया, तो $1 बिलियन, इतने सारे जो डॉलर्स हैं वो कहां आ रहे हैं, भारत के अंदर आ रहे हैं। तो भारत में जब भी ऐसा डॉलर खूब सारा आएगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो
रुपी की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट होगी कि नहीं होगी, बढ़ेगी हमारी रुपी की वैल्यू। जैसे कि अगर $1 इक्वल्स टू इस समय करीब चल रहा है 75 रुपीज, तो अगर बहुत सारा डॉलर आने लग जाएगा मार्केट में, कोई भी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू डाउन होती है कि नहीं होती है। बहुत सारा अगर एप्पल आ रहा है यूएसए तो उसकी डाउन होगी वैल्यू, उसी प्रकार से डॉलर बहुत सारा मार्केट के अंदर आ रहा है देश के अंदर, तो डॉलर यहां पर क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा और हमारा जो रुपी है अप्रिशिएट होगा। मतलब $1 से ये 75 से हो जाएगा 72 70 हो जाएगा। लेकिन आरबीआई नहीं चाहती कि यहां पर हमारी जो रुपी है वो बहुत ज्यादा एप्रिशिएट कर जाए। अचानक से 75 से ये 60 पे आ जाएगी तो यहां पर क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट पर अंतर आएगा, हमारा एक्सपोर्ट एक झटका लग सकता है, यहां पर लोग खरीदेंगे नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि आरबीआई क्या करती है, मार्केट से जो भी डॉलर भारत में आया है उस डॉलर को एक तरह से खरीदने लगती है, अपने पास लेने लगती है और उसके बदले क्या देगी, रुपी की सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में। तो ये बैलेंसिंग एक्ट करना होता है आरबीआई को, और वो जो डॉलर आरबीआई खरीदती है वो कहां चला जाता है, वो रिजर्व में चला जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा जो रिजर्व है बढ़ता जाता है। और ये कैसे बढ़ेगा, जब बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा, काफी सारा डॉलर भारत में आता जाएगा। आई होप कि नाउ आपको थिंग्स काफी जो है क्लियर हो गए होंगे। तो यहां पर अब आप देखिए हुआ क्या है कि हर हफ्ते डेटा रिलीज किया जाता है। अगर आप पिछले हफ्ते देखोगे तो जो डेटा आया था उसमें हमारा ऑलरेडी $598 बिलियन पहुंच गया था रिजर्व, और जो लेटेस्ट डेटा आया है यहां पर आप देख सकते हो 2021 का, यहां पर आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाओगे तो वीकली स्टैटिस्टिकल जो डेटा है आपको मिलते रहेंगे, और यहां पर लेटेस्ट जो डेटा है उसके हिसाब से $605 बिलियन एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, यहां पर आप देख सकते हो $605 बिलियन जो है वो रिजर्व हमारा हो गया है। और इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जो फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज इसीलिए बोला जाता है, तो वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो $605 बिलियन में से जो करेंसी है, ज्यादातर डॉलर जो हम कहते हैं ना, उसकी संख्या आप देखो $560 बिलियन अकेले है। मतलब 90% से ज्यादा आपको जो है इसके अंदर ये करेंसी के टर्म्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा गोल्ड भी होता है आरबीआई के पास, आप देख सकते हो गोल्ड की कीमत करीब $37 बिलियन के आसपास है। और इसके पास आपको पता है कि आईएमएफ के अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलती है, एक होता है SDR दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, और यहां पर रिजर्व पोजीशन होता है, रिजर्व ट्रांसपोजिशन, आई एम श्योर आपने सुना होगा। तो इसके तहत क्या होता है, इन दोनों के तहत कि हम जो है अचानक से अगर हमें कोई लोन लेना है, कोई पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो हम इसके माध्यम से ले सकते हैं। तो उनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन 90% से ज्यादा मैंने क्या बताया, यहां पर डॉलर और बाकी करेंसीज आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह का जो डेटा है आई होप कि आपको दिख रहा होगा। अब देखिएगा मार्च 2020 के बाद से, मतलब पिछले साल जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, आपको पता है मार्च के बाद भारत में बहुत तेजी से आ गया था, तो मार्च तक जितना था हमारे पास रिजर्व, और अभी अगर आप देखोगे तो $130 बिलियन का राइज हुआ है। काफी ज्यादा होता है अचानक से इतना, और ये आप देख सकते हो पिछले 10-11 साल का ये पूरा आंकड़ा दिखा रहा है। यहां पर ये जो वॉयलेट कलर में है ये बेसिकली करेंसी को दिखा रहा है, जो डॉलर्स वगैरह होते हैं, और बाकी की ये आप गोल्ड में देख रहे हो, ये जो ब्राउन कलर का है, और बाकी भी आप यहां पर देख सकते हो। तो 2010 में आप देखिए हमारा जो रिजर्व है वो $300 बिलियन से कम था, और उसके अगले 5 साल आप देखोगे तो कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं था। आप यहां पर देख सकते हो ये ऑलमोस्ट फ्लैट था, अराउंड $300 बिलियन के आसपास ही था। लेकिन 2015-16 के बाद से जो राइज हुआ है हमारे पास रिजर्व का, और स्पेशली 2020-21 में, इसीलिए मैं बता रहा हूं जो पैंडेमिक था उसने बहुत मदद की है, क्योंकि बहुत सारा पैसा प्रिंट हो रहा था बाकी देशों के अंदर, डेवलप्ड देशों के अंदर, और उसमें से काफी बड़ा पैसा जो है वो भारत की तरफ खींच रहा था, और इसीलिए आप 2020-21 में इतना अचानक से जंप आपको देखने को मिलेगा। तो पिछले 5-6 वर्षों में आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट हमारा जो रिजर्व है वो आपका डबल हो गया है। तो रिकॉर्ड हमने कई सारे सेट्स किए हैं, जैसे कि यहां पर भारत जो है वो सबसे लार्ज बेनिफिशियरी रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को ही फायदा मिला है, कई सारे इमर्जिंग मार्केट्स को मिला है, लेकिन स्टिल हम कह सकते हैं कि हमारा जो पोजीशन है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और 2019 के मुकाबले आप देखो सभी एशिया के साथ कंपेयर करोगे तो हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है, $140 बिलियन का इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। और जो इंक्रीज हुआ है ना ये $140 बिलियन, ये एक तरह से हमारे जीडीपी का 4% उसने इंक्रीज कर दिया है। पहले क्या था 2019 में हमारे पास जो है करीब 16% ऑफ आवर जीडीपी जो है वो आपका रिजर्व होता था, लेकिन यहां पर 4% का और जंप आया है, और 20% ऑफ आवर जीडीपी जो है वो आपको देखने को करीब मिलेगा। मतलब आप ओवरऑल देख सकते हो जो चेंज हुआ है जीडीपी के टर्म्स में, यहां पर भारत 4th पोजीशन पर है। ठीक है, सबसे ज्यादा ताइवान में चेंज हुआ है, उसके बाद हंगरी। ये टर्म्स ऑफ जीडीपी बता रहा हूं। एब्सोल्यूट नंबर में आप देखोगे, मैंने आपको बोला $140 बिलियन, एब्सोल्यूट नंबर में सबसे ज्यादा हुआ है, लेकिन इन हम जीडीपी के साथ कंपेयर करें, अपनी जीडीपी के साथ कितना इंक्रीज हुआ है, तो इसमें भारत चौथे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम टोटल रिजर्व की बात करें, पूरे विश्व के अंदर जो रिजर्व होता है, यहां पर आप देख सकते हो भारत का 5वां पोजीशन है, 5th पोजीशन पर है हम। यहां पर आप देख पाएंगे चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड और रशिया के बाद। अब कई लोगों के मन में अक्सर मैंने देखा एक क्वेश्चन आता है, सर यहां पर तो यूएस का सबसे ऊपर नंबर होना चाहिए। अरे यूएस का कैसे हो सकता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन बताया था,
फॉरेक्स रिजर्व का मतलब क्या है? एक्सटर्नल एसेट। तो यूएस अपना डॉलर खुद थोड़ी काउंट करेगा, वो तो खुद ही उसको प्रिंट कर रहा है। उसके लिए एक्सटर्नल एसेट क्या है? यूरो हो गया, इंडियन रूपी हो गया, वो करेंसी, वो उसके लिए एक्सटर्नल एसेट है। तो यहां पर जो यूएस है वो आपको इधर नहीं मिलेगा। यूएस का नंबर आई थिंक शायद 20th रैंक के बाद आता है, शायद मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं है, लेकिन आप देख लेना वहां पर 20th रैंक के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रिजर्व है क्या सफिशिएंट है, क्या एडिक्वेट है, क्या कहीं 1991 वाली पोजीशन पर तो नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। लेट मी टेल यू कि वी हैव मोर देन एडिक्वेट रिजर्व। किसी भी अगर आप मैट्रिक्स से आप कंपेयर कर लो तो हमारे पास काफी रिजर्व है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अब कोई भी पैसा सपोज नहीं आता है, डॉलर हमारे देश में नहीं आता है, तो उसके बावजूद भी हम 15 महीने तक आराम से जो भी इंपोर्ट कराना है करा सकते हैं। मतलब हमारे पास इतना रिजर्व हो गया है, 15 महीने तक का रिजर्व हमारे पास हो गया है। इसके अलावा आपको पता है कि भारत सरकार या फिर जो भी भारत के लोग जो हैं, कमर्शियल कंपनीज वगैरह कहीं, वो डेट लेती हैं, उधार लेती हैं बाहर के देशों से, किसी बैंक से ले लेंगी, कुछ ले लेंगी। तो यहां पर जरूरी होता है कि क्या भारत वो डेट पे कर पाएगा कि नहीं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक्सटर्नल डेट हमारा 2020 तक कितना था? $563 बिलियन। तो इसके मुकाबले भी अगर हम देखें तो हमारे पास एडिक्वेट रिजर्व है 1.1 टाइम्स, मतलब कि $600 बिलियन का रिजर्व हो गया। तो इस कंपैरिजन में भी हम कंफर्टेबल हैं। लेकिन लास्ट में एक और क्वेश्चन आता है कि आगे क्या होने वाला है? क्या यहां पर आरबीआई फर्दर डॉलर खरीदेगी? मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में ही कि आरबीआई डॉलर क्यों खरीदती है। तो क्या अब आरबीआई डॉलर खरीदेगी, नहीं खरीदेगी? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि नहीं, अभी भी आरबीआई डॉलर को खरीदना स्टार्ट रखेगी, क्योंकि जिस तरह के बयान आए हैं, अगर आरबीआई गवर्नर के बयान वगैरह देखोगे तो यहां पर ऐसा संकेत आ रहा है कि अभी आरबीआई स्टॉप नहीं करेगी और ये हमारा रिजर्व जो है वो फर्दर इंक्रीज होते हुए ही आपको देखने को मिलेगा। लेट्स सी कि किस तरह पोजीशन होता है, लेकिन हाँ जनरली ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा अब एक और चीज याद रखिएगा कि जब रिजर्व बढ़ जाता है ना, तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आरबीआई के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस रिजर्व का करें क्या, हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आए। क्योंकि सपोज डॉलर आ गया हमारे पास, तो आरबीआई क्या करती है? गोल्ड, डॉलर्स वगैरह वो डिपॉजिट कर देती है। ध्यान रखिएगा जो रिजर्व की हम बात कर रहे हैं ना, वो भारत के अंदर नहीं है। काफी सारा रिजर्व, ज्यादातर रिजर्व अगर आप देखोगे बाहर के बैंकों में जमा किया हुआ है, लंदन के अंदर, यूएस के अंदर, कई जगह उसको जमा किया हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत रिटर्न हमें मिलता रहता है। ठीक है, तो उसको मैनेज करने के लिए यहां पर बताया जा रहा है कि आरबीआई जो है कुछ मैनेजर्स को अपॉइंट कर सकती है। लेट्स सी कि क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी डाउट्स थे आपके फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। 4 स्टेटमेंट दिए हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर आ सकते हैं। और अगर आपको इकोनॉमी पढ़ना है मुझसे तो ये कोर्स जरूर देखिएगा। और अगर आप यूपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे वेबसाइट को विजिट करिए, ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।